नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे विकी के पिता विकी की माँ को सब कुछ बताते हैं, बिजनेस की गड़बड़ी, मर्डर का प्लान, अपने अपने दोस्त और विकी की माँ के भाई की ज़िंदगी की पूरी कहानी। वो सब कुछ जब सुनती है तो वो एकदम से पैनिक करने लगती है। पहले तो वो बहुत साइलेंटली सब कुछ सुन रही होती है, अपने बिस्तर पे बैठे हुए चादर को मरोड़ रही होती है। लेकिन जैसे ही बात ख़त्म होती है विकी के पिता की और वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमें केस आगे बढ़ाना चाहिए या फिर इसे रोक देना चाहिए? वो सारी चीज़ें सुनने के बाद वो एकदम से पैनिक करने लगती है। वो इतनी पैनिक में आ जाती है कि विक्की के पिता विक्रांत बहुत डर जाते हैं। इतना डर जाते हैं कि वो डर के मारे डॉक्टर को बुलाने लगते हैं और बार बार डॉक्टर का नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं। विक्की के पिता की आवाज़ सुनकर विक्रांत की आवाज़ सुन डॉक्टर आयुष्मान भागते हुए आते हैं। नर्सेस भी आती है। पूरे उस कमरे में, पूरे कमरे में सब लोग आ जाते हैं और फिर विक्की के पिता कहते हैं डॉक्टर से, प्लीज़ देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। वे डॉक्टर भी उन्हें देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ हुआ क्या था? विक्की के पिता जब उन्हें बताते हैं कि मैंने होटल में होने वाले क्राइम्स और कोर्ट में चल रहे हुए केसेस और अपनी फैमिली की थोड़ी मतलब फैमिली के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए तो वो पैनिक कर गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैंने आपसे कहा था। डॉक्टर पूरा गुस्साते हुए विकी के पिता पे कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपकी पत्नी को किसी भी तरह का मानसिक पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए और आपने उन्हें इमोशनली पेन पहुंचाया है। जाने अनजाने आपने उन्हें फिज़िकली हार्म किया है। आपको मैंने वार्न किया था कि ऐसा कुछ ना करें, फिर भी आपने ऐसा किया। वो गुस्सा से एकदम से विकी की माँ के ध्यान भी रख रहे होते हैं, लेकिन गुस्सा में बड़बड़ा भी रहे होते हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, ये सब कहने की। जो चल रहा है सो चलने देते हैं। उन्हें कौन सा कोर्ट में जाना है या कि कुछ करना है? वो आराम से मेरी देख रेख में अपना इलाज करा रही हैं, उन्हें इलाज कराने दीजिए। आप बेफिजूल में उन्हें कोर्ट की प्रॉब्लम्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उन्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब संभालने के लिए केपेबल नहीं है क्या, जो आप उन्हें इस तरह से परेशान कर रहे हैं? विकी की माँ को इंजेक्शन लगाने के बाद विकी की माँ काफ़ी शांत हो जाती है और वो एक गहरी नींद में सोने लगती है और उनको रेस्ट कराते हुए डॉक्टर कमरे से बाहर निकलते हैं और विकी के पिता से कहते हैं कि मुझे आप बाहर मिलिए, मुझे आपसे बात करनी है। विकी के पिता बाहर जाते हैं, नर्सेस को कह के जाते हैं कि कुछ भी हो मुझे बताना, 24 आवर्स इन पे नज़र रखने की ज़रूरत है, इन्हें दोबारा से इस तरह का पैनिक अटैक नहीं आ सकता। वो कहते हैं ठीक है सर। वो विकी के पिता की ओर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बताइए आखिर यहाँ जो चल रहा है वो क्या है? वो कहते हैं, क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे और किस तरह से कही? और वो कहते हैं, मैंने बस ये कहा कि कुछ है जो मेरी पत्नी को नहीं पता। क्या बताया है आपने उन्हें? खैर छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे इसमें जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। बस याद रखिएगा कि मैंने आपसे पहले वार्न किया था और एक बार फिर कर रहा हूँ, उन्हें किसी भी तरह की इमोशनली स्ट्रेस नहीं दीजिएगा और उन्हें कभी भी
ऐसे फालतू गैदरिंग्स में भी मत ले जाइएगा जिसकी वजह से उन्हें इस तरह से पैनिक अटैक आए। क्या क्या कहा आपने? ये पैनिक अटैक था? हाँ, ये एक पैनिक अटैक था। और प्लीज़ उन्हें दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो उनके साथ, इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि उन्हें किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं दिया जाए। ठीक है, मैं समझ गया डॉक्टर, और थैंक यू इस तरह मेरी मदद करने के लिए। मैं बहुत डर गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। वैसे इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थैंक यू बोलना है तो भगवान को बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं हो रही होती तो आप चले जाते, और बारिश हो रही थी इसलिए आप नहीं गए। तो इसलिए थैंक यू तो गॉड को बोलिए। आप यहाँ रुके रहें, और आपको पता नहीं क्या सूझा, आपने ये बात कह दी अपनी पत्नी से और उनकी हालत बिगड़ी, और मैंने उनका फिर से इलाज किया। अगर यही चीज़ आपके घर पे हुई होती तो मदद पहुंचने में बहुत टाइम लगा होता, और शायद उनकी कंडीशन और ख़राब हो चुकी होती। इसलिए थैंक यू बोलना है तो यूनिवर्स को बोलिए, गॉड को बोलिए, मुझे नहीं। मैंने तो बस वही किया जो मेरे हाथ में था। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे हर एक पेशेंट का ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है, और वो इस वक्त इसी हॉस्पिटल में है। तो मैं तो बस अपना काम कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप घर पे जाने के बाद उन्हें किसी स्ट्रेसफुल चीज़ें बताते रहें। ये शायद एक वार्निंग की तरह है कि उन्हें अब किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल चीज़ों का साथ सामना नहीं करवाना है। हाँ, मैं समझ गया। गुड, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में मिलते हैं। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं, और विकी के पिता अपनी पत्नी के कमरे के बाहर बेंच पे ही बैठ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं क्या पागल था? वो फिर भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। थैंक यू गॉड, भगवान जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं और कैसे करूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया। अगर ये एक वार्निंग है तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी पत्नी को अब ऐसे किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े जिससे उसे तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानी हो। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसे इस तरह से खो नहीं सकता, और मैं उसे खोना भी नहीं चाहता। वो लंबी आहें भरते हुए कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ उनकी पत्नी बेसुध बिस्तर पे पड़ी हुई थी। वो अपनी पत्नी का हाथ थामे कहते हैं, शुक्रिया गॉड, मेरी पत्नी का इस तरह ख्याल रखने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। वो मेरी ज़िंदगी है। और शुक्रिया तुम्हारा भी, जो तुम बस पैनिक हुई। अगर तुमने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया होता तो क्या होता? मैं तो सोच के ही घबरा रहा हूँ। मेरे तो मैं ये संभाल ही नहीं पाता। वो अपनी पत्नी के हाथ पे सर रखते हुए रोने लगते हैं और रोते रोते सो जाते हैं।
वो कब सो गए उन्हें खुद भी पता नहीं होता। घंटे बीत जाते हैं, उनकी पत्नी होश में आती है। जब वो होश में आती है तो अपने पति को अपने सराहने पाती है और अपने पति के सर पे हाथ फेरती है। तभी विकी के पिता भी, विक्रांत भी जाग जाते हैं और कहते हैं, तुम होश में आ गई? तुम ठीक हो ना? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आप रो रहे थे? हाँ, नहीं मतलब मैं बस खुश हूँ। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। झूठे कहीं के कितना झूठ बोलते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। हमेशा ठीक होने की बात मत किया कीजिए। अगर ठीक नहीं है तो कह दीजिए कि ठीक नहीं है। हमेशा जब भी मैंने पूछा है आपने हमेशा कहा है कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। आपकी ये आदत से बन गई है। कभी तो कह दीजिए कि आप ठीक नहीं हैं। मैं ठीक नहीं थी और इस बात का रिस्पॉन्स मेरी बॉडी ने दे दिया। लेकिन आप हर बार अपनी बॉडी, माइंड, हर चीज़ को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जैसे आप रोबोट हैं। आप खुद को मशीन क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं कि आप एक इंसान हैं और आप में भी जज्बात है? आप अपने प्यार को दिखाते नहीं हैं, इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है। कभी कभार आप इतने रोमांटिक बन जाते हैं कि मुझे लगता है जैसे कि आपसे प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और कभी कभार आप ऐसे इग्नोर करने वाले बन जाते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप ऐसे क्यों हैं। मैं 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 बस आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आप ऐसे में सच कहूँ तो आपकी यही चीज़ें मुझे पसंद नहीं। आप हमेशा अपने दिल में राज छुपाने लगते हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। आपको हर चीज़ खुद से संभालनी होती है, जैसे कि मैं आपकी बातें सुनने के काबिल ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कैसा है? सच कहूँ तो ऐसा ही रहा है हमेशा से। आपने अपनी हर बात को मुझसे छुपाई। इस वक्त भी आपने इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आपने मुझे बताने के बजाय आपने इसे छुपाना सही समझा। आपको लगा कि अगर मैं नहीं जानूंगी तो अच्छा रहेगा। पर सच कहूँ तो आपका इस तरह से बातें छुपाना मुझे कभी पसंद नहीं आया। आप हमेशा अपनी परेशानियाँ अपने अंदर रख लेते थे, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि आप मुझे अपने राज़ों के गुबार में डुबाए जा रहे हैं और मैं उस राज के हकीकत को होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे किसी रोज़ आप मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे राज कहेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। कभी भी आपने अपनी ज़िंदगी के कोई भी राज मुझसे नहीं कहे और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने कसम खा रखी है कि आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, अपनी ज़िंदगी के सारे राज अपने अंदर दफन करके रखेंगे। मुझे ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती थी। मेरा कभी कभार मन करता था कि मैं आपसे लड़ूं, झगड़ूं, लेकिन तो तुमने लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया? आखिर मैं किस बात के लिए लड़ूं और किस बात के लिए शिकायत करूं? अगर मैंने कुछ भी कहा तो आप मुझसे कहेंगे कि ये तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ और तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस तरह का जवाब नहीं सुनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे ऐसा कुछ कहें। ओ मेरी प्यारी वाइफ। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि वो मेरी प्यारी पत्नी। मैं तो हमेशा सोचता था कि आखिर तुम मुझसे झगड़ती क्यों नहीं हो, तो तुम इस वजह से झगड़ती नहीं थी। क्या कहा आपने?
हाँ, मतलब मैं हमेशा सोचता था कि तुम झगड़ती क्यों नहीं हो? आखिर कभी कभार मैं जानबूझ के मिस्टेक करता था ताकि तुम मुझसे झगड़ो, लड़ो, लेकिन तुम लड़ती ही नहीं थी, पर साइलेंटली हर चीज़ सुनती, समझती और फिर चली जाती। और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम इतनी साइलेंटली हर चीज़ कैसे हैंडल कर सकती हो। मतलब एक्सेप्ट करने का भी एक लेवल होता है। तुम हर गलती एक्सेप्ट करती हो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं हर गलती एक्सेप्ट नहीं करती। मैं बस वो गलतियाँ एक्सेप्ट करती हूँ जिसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपने मुझे कभी चीट किया होता ना, तो आपको पता होता मेरा गुस्सा। देखो, मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं कर सकता। वही तो, आप कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। आप कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते, और इसलिए मुझे आप पे गुस्सा करने का कोई हक नहीं बनता। हक तो तुम्हारा ही है मुझ पे गुस्सा करने का, मुझसे कुछ भी कहने का। हाँ, लेकिन मुझे बेवजह गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं लगता है। मतलब मैंने एक दो बार नहीं, 3-4 बार गलतियाँ की है मेरी याद में। आपने 3-4 बार नहीं, आपने अब तक में 100 टाइम्स से भी ज़्यादा गलतियाँ की हैं। क्या मैंने इतनी गलतियाँ की हैं? हाँ, अगर मैं काउंट करूँ तो शायद इससे भी ज़्यादा ही होगा। मैं इतनी सारी गलतियाँ करता गया और तुमने मुझे कभी टोका नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं था। क्योंकि आप नासमझ थोड़ी ना हैं, आप समझदार हैं। आप वक्त के साथ हर चीज़ सीख लेते हैं। पर तुम्हें बोलना चाहिए था। अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं गलतियाँ सुधारूंगा कैसे? हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये तब सही है जब आप पब्लिकली हो। यानी कि जब आप काम को पब्लिकली करें, तब मैं नहीं चाहती कि कोई और आपकी बेइज्जती करे, आपको आपको नीचा दिखाए। इसलिए उससे जुड़े हुए हर चीज़ को मैं अच्छे से मैनेज करती थी, ताकि कोई भी आपको आपके पढ़े लिखे ज़्यादा ना होने का ताना ना मारे, आपको बेइज्जत ना करे। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको इतना प्रिपेयर करा सकूं कि कोई भी आपकी इंसल्ट करने की हिम्मत ही ना करे। लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ों को लेकर के मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सब आप या तो मेरे सामने गलतियाँ करते थे, या तो बस ऐसे ही मजाक मस्ती में बदतमीज़ी, तुम बदतमीज़ बोलने वाली थी ना? हाँ, तो आप करते तो हो। क्या क्या मैंने कौन सी बदतमीज़ी की? ओ, मैं क्या आपको बताऊं कि कैसे बदतमीज़ियाँ करते थे आप? कैसी बदतमीज़ियाँ करते थे मैं? वो दोनों इसी तरह प्यार भरी बातें करते रहे घंटों तक, और विकी की माँ जैसे उस बात को भूल ही गई, और विकी के पिता अपनी पत्नी को इस तरह से चिढ़ाते हुए, मजाक करते हुए देखते हैं, खुश होते हैं, और अपने बीते दिनों को याद करते हैं। वो सारे पल, वो सारी गलतियाँ, वो दोनों यही सारी बातें कर रहे होते हैं। वक्त कब गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। उन दोनों को खाने का वक्त भी आ जाता है, और वो दोनों आराम से खाना भी खा रहे होते हैं, और इस वक्त उन्हें इस तरह हंसते मुस्कुराते नस देखकर बहुत खुश होती है। और जब वो इसी तरह मुस्कुराते हुए जा रही है तो होती है, तब डॉक्टर कहते हैं बड़ी खुश लग रही हो, लगता है सैलरी अच्छा मिला है। नहीं सर, ये बात नहीं है। तो क्या हो गया, तुम्हारी शादी लग गई क्या? अरे सर, क्या बकवास कर रहे हैं। अरे, शादी लगना अच्छी बात होती है। शादी लग गई तो मिठाई विठाई खिलाओ। बर्बादी के लिए कौन मिठाई खिलाता है, बताना ज़रा। अरे, हर बात पे मिठाई चलती है, आबाद हो या बर्बाद, इंसान मिठाई खिलाना कभी नहीं भूलता। मैं तो नहीं खिला रही हूँ, अगर मैं बर्बाद हो रही हूँ तो। ये क्या बकवास है? अच्छा, अच्छा ठीक है, जाओ, जाने दो। अरे सर, आप क्यूरियस थे, वो जाने लगते हैं तो तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी खुश हो क्यों हो?
मुझे लगा कि अगर ये कुछ नहीं है तो तुम ऐसे खुश हो, लड़कियों का तो मूड अपने आप खुशी होता है ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें खुश देख कर